बहुत गुरूर है दरिया को अपने होने पर, जो मेरी प्यास से उलझे तो धज्जियां उड़ जाएं। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं हूं श्वेता सिंह। 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में पूरब से लेकर पश्चिम तक के मोर्चे पर भारतीय नौसेना ने ऐसे ऐसे ऑपरेशंस को अंजाम दिया था कि वो समूची दुनिया में किसी नौसेना ने ऐसे ऑपरेशंस में हिस्सा नहीं लिया। आज हम आपको 1971 के उसी युद्ध में भारतीय नौसेना के अलग अलग ऑपरेशंस की कहानी सुनाएंगे, जो एक स्वर्णिम इतिहास की मिसाल है और भविष्य को रास्ता दिखाती है। Hands to action station. Hands to action station. March 100 meters. सागर की लहरों को चीरते हुए जब भारत ने पाकिस्तानी नौसेना की समुद्र में ही कब्र बना दी थी। 5 दिन तक कराची हार्बर में आग लगी रही। उनका एक जहाज जो वेपन म्यूनिशन लेके आ रहा था, उसको हमने सिंक कर दिया। भारत की छोटी नावों ने जब पाकिस्तान के बड़े बड़े युद्ध को ठेठ पर खच्चे उड़ा दिए। It was a battle destroyer, no doubt. It's about 3,000 tons और 3 मिसाइल बोट्स थी। उसके मुकाबले में वो कुछ भी नहीं थे और उनको इतना डर पड़ गया था जब ये शिप सिंक हो गया। बैटल डिस्ट्रॉयर PNS खैबर सब घुस गए अंदर, पोर्ट के अंदर, कोई बाहर नहीं था। जब कराची के तेल डिपो पर लगी आग 7 दिनों तक धधकती रही और राख होता रहा दुश्मन का गुरूर। ये कराची बंदरगाह पे जो अटैक किया था भारतीय नौसेना ने 4 दिसंबर की रात को, वो बिल्कुल एक बहुत ही डेयरिंग अटैक था। सो अगर हम लोग इनके घर में जाकर के अटैक करें तो इससे काफ़ी मोराल पे इम्पैक्ट होता है। और दूसरी चीज़ हम इनको ये बताना चाहते थे कि अगर आप बाहर निकलेंगे तो आपकी नौसेना को काफ़ी खतरा है भारतीय नौसेना से, और इसीलिए जो ये अटैक प्लान हुआ था। ये कहानी उस जंग की है जब भारतीय शौर्य समुद्र की लहरों से ज्यादा ताकतवर नजर आया था। ये कहानी उस जंग की है जब भारत के पराक्रमियों का संयम अथाह समुद्र से भी अधिक नजर आया था। ये कहानी उस जंग की है जब भारत की युद्ध नीति की गहराई में दुश्मन उतर ही नहीं पाया था। जो ऑपरेशन ट्राइडेंट कर रहे थे उनको ऑपरेशन पाइथन के बारे में पता नहीं था, और ऑपरेशन पाइथन जो कर रहे थे ऑपरेशन ट्राइडेंट के बारे में पता। हालांकि दोनों एक ही मिसाइल बोट स्क्वाड्रन में थे, तो इतना स्ट्रिक्ट और इस तरह का ऑपरेशनल सीक्रेसी रखा गया था। युद्ध के अनिश्चित, अनियमित, अनिर्धारित लहरों की सवारी की थी हमारे शूरवीरों ने, और एक ऐसा इतिहास लिख दिया था जो दशकों दशकों तक कोई दोहरा ही नहीं सकता था। दरअसल 1971 तक नौसेना का एक नया रूप दिख रहा था। 1965 की जंग के बाद 6 साल नौसेना की शक्ति बढ़ाने पर काम किया गया था। इन 6 सालों में नया इंफ्रास्ट्रक्चर अर्जित किया गया, ट्रेनिंग दी गई। 1969-70 में भारत ने 5 पेट्या क्लास एंटी सबमरीन वेसल खरीदे, 4 सबमरीन, 1 सबमरीन टेंडर, 1 सबमरीन रेस्क्यू व्हीकल, 2 लैंडिंग शिप, 5 पेट्रोलिंग बोट्स खरीदे। 1971 में सोवियत संघ से 8 सोवियत मिसाइल वेसल खरीदे। कई नेवल ऑफिसर्स को सोवियत नेवल बेस व्लादिवोस्तोक स्पेशल ट्रेनिंग के लिए भेजा गया। मकसद एक था, इस बार दुश्मन की किसी भी गुस्ताखी का इंतजार नहीं किया जाएगा।
ये नंदा साहब की सोच थी जब उन्होंने कमान संभाली थी वेस्टर्न नेवल कमांड की, तो उन्होंने तभी प्रेडिक्शन किया था ब्लिट्स को कि भाई अगर लड़ाई होएगी तो सब डिफेंसिव पे नहीं जा सकते। आज के दौर में भारतीय नौसेना काफी उन्नत है, उसके पास आधुनिक उपकरण है, हथियार है, लेकिन ये बात 1971 की है। तब सोवियत संघ से अर्जित किए थे हमने ओसा 1 मिसाइल बोट्स, जो कि शिप टू शिप मिसाइल से लैस थी और किसी भी जंगी बेड़े को तहस नहस करने में पूरी तरीके से सक्षम थी। लेकिन इसकी एक बहुत बड़ी कमी थी, वो ये कि इनकी प्राथमिक भूमिका थी तटीय सुरक्षा। भारत ने 1968 में 8 ओसा 1 मिसाइल बोट्स खरीदने का ऑर्डर दिया था। 1971 में ये बोट्स डिलीवर कर दी गई, लेकिन इनको मुंबई में ऑफलोड नहीं किया जा सका क्योंकि बोट्स को उतारने के लिए मुंबई में उस वक्त हेवी क्रेन्स नहीं थी। हर मिसाइल बोट का वजन करीब 180 टन था। ऐसी हेवी क्रेन्स सिर्फ कोलकाता में ही थी। इन बोट्स को कोलकाता में ऑफलोड कर दिया गया। मिसाइल बोट्स जो हैं एकदम बहुत पावरफुल वेपन्स ऑफ वॉर है। अगर आप देखो उनको मिसाइल्स जो थे वो एकदम कॉम्बैट के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट थे, लेकिन उनमें एक प्रॉब्लम था कि उनका रेंज, जहां हम बोलते हैं जितना दूर जा सकता है, वो एकदम लिमिटेड था। और वो लिमिटेड इसलिए था क्योंकि जो सोवियत यूनियन थी, उन्होंने उनके प्लान्स, उनके स्ट्रेटेजी में जो था, मिसाइल बोट्स वर मेंट फॉर डिफेंस। तो सिर्फ पोर्ट के बाहर आके वहां पे लड़ाई लड़ना, ये जो था ये रशियंस का वो उस वक्त का स्ट्रेटेजी था। अब सवाल ये उठा कि इनको मुंबई कैसे लाया जाए। इसके लिए एक टोइंग गैजेट बनाया गया, जिसकी मदद से इन 8 मिसाइल बोट्स को नौसैनिक पोतों से टो करके यानी खींचकर कोलकाता से मुंबई ले जाया गया। नावों को चलाया नहीं गया ताकि उनके इंजन आज को बर्बाद न किया जाए। जब उनको लाया गया तो रास्ते में पता लगा कि बम्बई में जो डॉक में क्रेन है वो इतनी कैपेसिटी की नहीं है। तो उन्होंने कहा कहाँ पे है? तो उन्होंने कहा वो कलकत्ता बंदरगाह में बड़ी बड़ी क्रेन्स हैं 100-100 टन की, जो उसको मर्चेंट नेवी के डेक पे से उठा करके पानी में रख सकती हैं। सो जो मर्चेंट शिप थे सारे, उनको कलकत्ता ले जाया गया और उधर से पानी में उतारा गया ये ओसा क्लास मिसाइल बोट को। अब भारत के 7000 किलोमीटर लॉन्ग कोस्ट लाइन में उनको तो बम्बई तो लाना ही था, क्योंकि हमें उनकी ज़रूरत थी बम्बई वगैरह में, क्योंकि पूर्वी साइड में उतना डेंजर नहीं था। ये एक कदम युद्ध के दौरान भारतीय नौसेना को एक करिश्माई आइडिया देने वाला था। जून से नवंबर 1971 तक इन मिसाइल बोट से कई अभ्यास किए गए। All positions off room. नौसेना के अधिकारी इन मिसाइल बोट्स की रेडार रेंज और उनका सटीक निशाना देखकर हैरान थे। ये तय किया गया कि अगर भारत पाकिस्तान युद्ध शुरू होता है तो इन मिसाइल बोट्स का इस्तेमाल कराची पर हमले के लिए किया जाएगा। 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान ने भारतीय एयरफील्ड्स पर हमला कर दिया। Pakistan launched a full-scale war against us. The Pakistan Air Force suddenly struck at our airfield. जंग की शुरुआत हो चुकी थी। उसी रात भारतीय वायुसेना के कैनबेरा विमानों ने भी पाकिस्तानी एयरफील्ड्स पर जवाबी हमला कर दिया। जमीनी मोर्चों पर भी कई सेक्टर्स में लड़ाई छिड़ चुकी थी। लगातार रण की तैयारी में जुटी भारतीय नौसेना भी अब तत्पर थी। बड़ी भूमिका सौंपी गई किलर स्क्वाड्रन। किलर मतलब हमारा जो रोल है, हमारा ये शिप जो है मिसाइल बोट है। हमारा पर्पस ये है इस शिप का कि हम जाते हैं, मिसाइल फेंकते हैं और आ जाते हैं। तो एनिमी के लिए हम किलर ही हैं, इसलिए हमारा किलर स्क्वाड्रन है। कमांडर बबरू भान यादव भारतीय नौसेना की 25वीं मिसाइल बोट स्क्वाड्रन को कमांड कर रहे थे। वो इसके लिए खास तौर पर सोवियत संघ से ट्रेनिंग भी लेकर आए थे।
उनके स्क्वाड्रन में 3 विद्युत क्लास मिसाइल बोट्स थी, आईएनएस निपात, आईएनएस निर्घट और आईएनएस वीर। उनके साथ 2 एंटी सबमरीन कॉर्वेट्स थी, आईएनएस किल्टन और आईएनएस कछल, और साथ ही एक टैंकर शिप थी, पोशाक। ये मिसाइल बोट्स शॉर्ट रेंज स्टाइक्स मिसाइल से लैस थी। इनकी रेंज 76 किलोमीटर थी। इन मिसाइल बोट्स की लंबाई करीब 127 फीट थी और इनकी रफ्तार लगभग 71 किलोमीटर प्रति घंटा। तत्कालीन नौसेना अध्यक्ष एडमिरल एसएम नंदा और वेस्टर्न कमांड के अध्यक्ष वाइस एडमिरल एनएल कोहली ने कराची पर हमले की जिम्मेदारी कमांडर यादव को सौंपी। 1971 की लड़ाई से पहले एडमिरल नंदा ने एक अखबार जिसका नाम था ब्लिट्स, उसे एक इंटरव्यू दिया था। उसमें उन्होंने बताया था कि उन्होंने अपने करियर की शुरुआत कराची से की थी। कराची जो बंदरगाह है उसके पूरे लेआउट से वो अच्छी तरीके से वाकिफ हैं और जब भी मौका आया तो वो उसे नष्ट करने में पूरा योगदान देंगे, उससे गुरेज नहीं करेंगे। एडमिरल नंदा में जबरदस्त नेतृत्व क्षमताएं थी, लेकिन वो कभी अपने फैसले थोपते नहीं थे। किसी भी हमले से पहले वो सिमुलेशन और वॉर गेम बनाते थे और अपनी टीम के सामने रखते थे ताकि वो लक्ष्य को हासिल करने के लिए ऐसे तरीके सोचें जो पहले नहीं सोचे गए। कराची भी एक ऐसा ही लक्ष्य था। इसको समझने के लिए हमें जो 1971 के नेवी चीफ थे एडमिरल नंदा, उनकी अगर हिस्ट्री में जाए, उनके इतिहास में जाए, तो वो जब छोटे थे तो उनके फादर कराची पोर्ट ट्रस्ट में काम करते थे और कराची के बाहर एक छोटा टापू है मनोरा आइलैंड, तो मनोरा आइलैंड में रहते थे और स्कूल वगैरह जाने के लिए स्टीमर से जाते थे कराची तक। ये कराची पोर्ट का ही हिस्सा था। तो इनको कराची के बारे में सब कुछ पता था क्योंकि वो बड़े उधर ही हुए थे। ये कराची बंदरगाह पे जो अटैक किया था भारतीय नौसेना ने 4 दिसंबर की रात को, वो बिल्कुल एक बहुत ही डेयरिंग अटैक था। कि पहली चीज़, कराची एक इनका बहुत ही मेन हार्बर था। जितना भी पेट्रोलियम रिजर्व था ये इनका कराची में था और कि हमारी एक उनका ऑयल टैंक फार्म था वहाँ पे, और इनके ज़्यादातर जहाज जो थे वो कराची में बेस्ड थे। सो अगर हम लोग इनके घर में जा कर के अटैक करें तो इससे काफ़ी मोराल पे इम्पैक्ट होता है। और दूसरी चीज़ हम इनको ये बताना चाहते थे कि अगर आप बाहर निकलेंगे तो आपकी नौसेना को काफ़ी खतरा है भारतीय नौसेना से। कराची पर हमला होना था तो सीक्रेसी बहुत जरूरी थी, यानी कार्रवाई का पता किसी को नहीं चलना चाहिए था। 4 दिसंबर 1971 की रात 3 मिसाइल बोट्स निपात, निर्घट और वीर कराची के लिए रवाना हुई। 2 पेटिया क्लास कॉर्वेट किल्टन और कछल उनके साथ जा रहे थे। इस ऑपरेशन की खासियत यह है कि ऐसा डेयरिंग आक्रमण किसी और देश ने कभी नहीं सोचा था, ना किया है। बिकॉज इतनी छोटी बोट्स जिनका रेंज और एंड्योरेंस ही नहीं था, काबिलियत ही नहीं थी वहां तक पहुंचने की, उनको टो करके लेके गए क्लोज टू ओखा, फिर वहां से अपने ओन प्रोपल्शन से वो कराची तक गए। कमांडर यादव आईएनएस निपात पर मौजूद थे। एरोहेड फॉर्मेशन में ये जहाज आगे बढ़ रहे थे, यानी एक तीर के आकार। सबसे आगे था निपात, उसके पीछे बाईं तरफ निर्घट और दाहिना छोर वीर ने संभाला हुआ था। उसके ठीक पीछे आईएनएस किल्टन और कछल चल रहे थे। आईएनएस किल्टन का काम था रेडार इनपुट देकर दुश्मन से अलर्ट करना। दुश्मन को जरा भी भनक नहीं थी कि भारतीय नौसेना की क्या मंशा है। जैसे हम कराची की तरफ बढ़ते हैं तो वहाँ पर हमारे को एयर सेट भी था, जो पाकिस्तान की जो एयरफोर्स थी वो पूरी एरिया को पेट्रोल कर रही थी और अटैक करने की कोशिश कर रही थी। लेकिन हम लोग रात के समय निकल गए थे वहाँ से। तो कराची के इर्द गिर्द उन्होंने एक 60 मील का रेडियस बना रखा था। उसमें हमारा हुक्म ये था, जो भी आपको जहाज़ वहाँ पे मिलता है
60 मील के रेडियस के अंदर कराची के बाहर उसको सिंक करने का है। युद्ध के लिए बारीक तैयारियां की जा रही थी। किसी भी हमले के लिए आवश्यक होता है कि कितना उसे गुप्त रखा जा सके और उसका ख्याल रखा जा रहा था। इसके साथ ही भारतीय नौसेना के लिए एक चीज बहुत जरूरी थी, वो ये कि हमला ऐसे समय में होना था जब पाकिस्तान के जो लड़ाकू विमान हैं वो आक्रमण न कर सके। उस समय काल में क्षमताएं अंधेरे में बहुत सीमित होती थी लड़ाकू विमानों की, और इसीलिए यह तय किया गया कि सूर्यास्त से लेकर सूर्योदय के बीच का जो समय था वो सटीक था। कराची से 40 मील दूर कमांडर ने अपने रडार पर हरकत महसूस की। उन्हें एक पाकिस्तानी युद्धपोत पीएनएस खैबर अपनी तरफ आता दिखाई दिया। पीएनएस खैबर कराची से दक्षिण पश्चिम में गश्त लगा रहा था। ये वही पोत था जिसने 1965 के युद्ध में भारत के द्वारका नौसैनिक ठिकाने पर हमला बोला था। एडमिरल नंदा की इंस्ट्रक्शंस वेरी क्लियर थी कि इससे पहले कि वो दिस टाइम लास्ट टाइम उन्होंने कुछ 65 वार में ऐसे कुछ खाली बमबार्डमेंट वगैरह करी थी। भारतीय नौसेना को मौका नहीं मिला था उसका जवाब देने के लिए, पर इस टाइम पे एडमिरल नंदा ने सोचा हुआ था कि बिफोर वंस दे स्टार्ट हॉस्टिलिटीज हम उनको टाइम नहीं देंगे। 4 दिसंबर रात 10:40 कमांडर यादव ने आईएनएस निर्घट को आदेश दिया कि वो अपना रास्ता बदले और पाकिस्तानी जहाज पर हमला कर दे। निर्घट ने पहला मिसाइल दाग दिया। तो फिर मैंने अपने स्क्वाड्रन कमांडर दोबारा रिपोर्ट करी, द फर्स्ट मिसाइल हिट किया और जो उसका जहाज है उसकी स्पीड कम हो गई है, लेकिन अभी सरफेस के ऊपर गया, अभी सिंक नहीं हुआ। परमिशन टू लॉन्च सेकंड मिसाइल, ये मैंने परमिशन दोबारा पूछी। पीएनएस खैबर के कमांडर्स को आसमान में रोशनी नजर आई। उनको लगा कि उन पर किसी लड़ाकू विमान ने हमला बोल दिया। पहली मिसाइल ने खैबर के बॉयलर रूम को तबाह कर दिया। थोड़ी ही देर में दूसरी मिसाइल ने खैबर के परखच्चे उड़ा दिए। 222 पाकिस्तानी नौसैनिकों सहित खैबर पानी में डूब गया। उस समय वो कराची से 35 किलोमीटर दूर था। So the battle destroyer, no doubt, it's about 3,000 tons, and पर उसके अंदर जो पावर थी ना जो डिस्ट्रॉय करने की, वो हमारे से कम थी। तो जो हमारी जो फोर्स थी, 2 हमारे पास से पेटियास वी कॉल देम एंड फ्रिगेट से, और 3 मिसाइल बोट्स थी। उसके मुकाबले में वो कुछ भी नहीं थे। वो क्या कर रहा था कि हमारे को बाहर लेफ्ट से ऐसे घेर रहा था, पीछे से आ रहा था। हमने उसको कांटेक्ट किया, चेक किया कि ये तो हमारे पीछे जाने वाला है, देन उसको हमने मार दिया, सिंक किया था उसको। थोड़ी ही देर बाद निपात ने पाकिस्तानी कार्गो वेसल वीनस चैलेंजर पर मिसाइल दागी। वीनस चैलेंजर में पाकिस्तान के लिए अमेरिका से गोला बारूद और असलहा आ रहा था। जैसे ही मिसाइल वीनस चैलेंजर पर पड़ी, गोला बारूद में धमाका हुआ और वीनस चैलेंजर में आग भभक उठी। दूसरा मिसाइल पड़ते ही वीनस के 2 टुकड़े हुए और वो डूब गया। तीसरी मिसाइल बोट वीर ने 11:20 पर एक दूसरे पाकिस्तानी पोत पीएनएस मुहाफिज को अपनी मिसाइल से निशाना बनाया। मुहाफिज 70 मिनट तक आग की लपटों से घिरा रहा और फिर कराची से 19 मील दक्षिण में डूब गया। इन मिसाइल बोट्स को आदेश थे कि कराची की तरफ जितनी संभव हो उतनी मिसाइलें दागी जाएं। आईएनएस निपात को अपने रडार पर कीमारी तेल टैंक दिखाई दिए। अब तो पाकिस्तानी बर्बादी का वो तांडव होने वाला था जो पाकिस्तान को उसके घुटनों पर लाने पे मजबूर कर देता। जब रेंज सिर्फ 18 मील रह गई तो निपात ने तेल टैंकों पर भी एक मिसाइल दाग दी। हम लोगों को
पाकिस्तान का जो विल है फाइट करने का एट सी, उसको तोड़ना है। और उसकी काफ़ी सफलता उसमें प्राप्त हुई। हम लोगों ने ना ही PNS बारबार और बाकी जहाज़ों को वापस भेजा, बल्कि उनके जितने भी जहाज़ मुहाफिज वगैरह को डुबाया भी, और उसके अलावा उनके मर्चेंट शिप्स को कुछ कैप्चर किया और कुछ को हम लोगों ने पकड़ा और लेके आया एज बूटी ऑल्सो। किलर स्क्वाड्रन किल शॉट लेने के बाद फुल स्पीड से वापस लौटने लगी और पाकिस्तान की हड़बड़ाहट का आलम ये कि 2 दिन बाद यानी 6 दिसंबर को पाकिस्तानी एयरफोर्स ने अपने ही फ्रिगेट PNS जुल्फिकार को भारतीय युद्धपोत समझकर तबाह कर दिया। ऑपरेशन ट्राइडेंट पूरा हो चुका था। भारतीय नौसेना कराची पर हमले के बाद वापस लौट चुकी थी। पाकिस्तान लगभग तबाह हो चुका था, लेकिन इस हमले का उद्देश्य अभी पूरा नहीं हुआ था। उधर पाकिस्तान भी खुद पर हुए हमले से आग बबूला हो रहा था। भारतीय किलर स्क्वाड्रन 7 दिसंबर को मुंबई लौट आई। देशवासियों को उस पराक्रम की पूरी कहानी पता चल चुकी थी और उनका जोर शोर से स्वागत किया गया। 90 मिनट में इन्होंने 6 मिसाइलें दागी, दुश्मन के 3 मुख्य जहाजों को डुबोया और कराची हार्बर पर तेल स्टोरेज को तबाह कर दिया था। और इस कार्रवाई में किसी भारतीय नौसैनिक को कोई नुकसान नहीं पहुंचा था। हालांकि ऑपरेशन अभी खत्म नहीं हुआ था। कराची पोर्ट पर मौजूद तेल के जखीरे को तबाह करने के लिए भारतीय नौसेना का अगला ऑपरेशन बाकी था। उधर भारतीय आक्रमण का जवाब देने के लिए पाकिस्तानी वायुसेना ने ओखा हार्बर पर बमबारी कर दी। मिसाइल नौकाओं, गोला बारूद डंप और ईंधन स्टेशन पर हमला कर दिया। भारतीय नौसेना को पहले से ही आशंका थी कि पाकिस्तान हमला कर सकता था, इसीलिए पहले से ही तैयारी कर ली गई थी। मिसाइल नौकाओं को पहले ही दूसरे स्थानों पर ले जाया गया था। प्लान ये था कि अंधेरे में कराची की तरफ जाएंगे और उसमें जो जहाज पेट्रोलिंग कर रहे हैं उनको अटैक करेंगे और सुबह पौ फटने के पहले वापस आ जाएंगे और फिर हमारे हवाई जहाज प्रोटेक्शन दे देंगे जब हम कराची से अपने तट की तरफ आ रहे हुए। अब बारी भारत की थी और टारगेट था कराची। कराची बंदरगाह पर पाकिस्तानी नौसेना का मुख्यालय था। पूरा पाकिस्तानी बेड़ा कराची हार्बर पर ही केंद्रित था। ये पाकिस्तान के समुद्री व्यापार का केंद्र भी था और पश्चिमी पाकिस्तान का इकलौता बंदरगाह। पाकिस्तानी वायुसेना को कराची बंदरगाह को किसी भी हवाई हमले के खिलाफ कवर देने का काम सौंपा गया था। कराची पर मौजूद तेल के स्टोरेज को तबाह करना बहुत अहम था, लेकिन ऑपरेशन ट्राइडेंट के बाद पाकिस्तानी नौसेना और वायुसेना ने कराची बंदरगाह की सुरक्षा बढ़ा दी थी। पाकिस्तान को शक था कि भारत दोबारा हमला कर सकता है, इसीलिए पाकिस्तानी नौसेना के कार्गो शिप्स के साथ ही समुद्र में अपने युद्धपोत उतार दिए ताकि वो उनमें घुल मिल जाए और भारत को किसी तरह का शक न हो। Similarly, the aim of the Indian naval warships was also to either destroy or to capture the Pakistani merchant ship, and towards that a large amount of effort was put in. So it was both from a perspective that we wanted to break the will of the enemy to fight at sea. लेकिन भारत का इरादा कुछ और ही था। पश्चिमी बेड़े के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग एडमिरल कुरुविला ने कराची पर दूसरा मिसाइल बोट हमला करने की योजना बनाई और उसे ऑपरेशन पाइथन का नाम दिया। इस बार एक छोटी टुकड़ी को इस ऑपरेशन के लिए चुना गया जो तेज हमला करके जल्द से जल्द वापस आ सके। इसमें एक मिसाइल बोट INS विनाश, 2 फ्रिगेट्स INS त्रिशूल और INS तलवार के साथ भेजे जाने के लिए चुनी गई। ऑपरेशन पाइथन हुआ। पाइथन में वो केमारी के जो ऑयल टैंक्स थे उनको भी मिसाइल फायर करी गई और आग लगी। इससे क्या था कि पाकिस्तान की वॉर मेकिंग कैपेबिलिटी बहुत कम हो गई।
8 दिसंबर 1971 को आईएनएस विनाश पर कमांडिंग ऑफिसर लेफ्टिनेंट कमांडर विजय जयरथ के नेतृत्व में 30 नौसैनिक कराची पर हमला करने की तैयारी कर रहे थे। भारतीय नौसेना की टुकड़ी तूफानी समुद्र में तेजी से कराची की तरफ बढ़ी जा रही थी। इस बार उनके पास सिर्फ 4 स्टाइक्स मिसाइल्स थी। पाकिस्तान अब डरा हुआ भी था और चौकन्ना भी था, और युद्ध भूमि में इन दो चीजों का कॉम्बिनेशन बड़ा घातक साबित हो सकता है। बहरहाल समुद्र में हर हलचल पर उसकी नजर थी, और अब जो भारतीय नौसेना की टुकड़ी आगे बढ़ रही थी उसे पाकिस्तानी रेडार्स ने कैप्चर कर लिया। भारत के पास गंवाने के लिए वक्त बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि पाकिस्तान किसी भी समय हमला कर सकता था। रात लगभग 11 बजे स्ट्राइक टीम को खबर लगी कि 22 किलोमीटर दूर पाकिस्तान के कुछ जहाज मौजूद थे। आईएनएस विनाश ने कराची पर निशाना साधकर तुरंत मिसाइल दागी। पहली मिसाइल केमारी ऑयल फार्म के ईंधन टैंक में लगी। भयंकर विस्फोट हुआ। जैसे कुश्ती होती है, दो पहलवान कुश्ती करते हैं, पहले ने टंगड़ी मार दी, उसको नीचे लटा दिया, तो वो उठना उसको कितना मुश्किल हो जाता है। 350 लोग पाकिस्तान के डेड डाइड। हाउ मेनी इंजर्ड वी डोंट नो। 5 दिन तक कराची हार्बर में आग लगी रही। दूसरी मिसाइल ने पनामा के ईंधन टैंकर एसएस गल्फ स्टार पर निशाना लगाया। गल्फ स्टार धीरे धीरे पानी के नीचे जाने लगा और थोड़ी ही देर में विलीन हो गया। तीसरी और चौथी मिसाइलों ने पाकिस्तानी नौसेना के बेड़े के टैंकर पीएनएस ढाका और ब्रिटिश कार्गो शिप एसएस हर्मटन को निशाना बनाया। हर्मटन थोड़ी ही देर में डूब गया और पीएनएस ढाका पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। भारतीय स्ट्राइक टीम अपना काम कर चुकी थी। अब वहां रुकना खतरे से खाली नहीं था। इसलिए नेवी ने निर्णय किया, और मैं समझता हूं बहुत अच्छा डिसीजन था, कि हम अटैक करेंगे रात को, क्योंकि हमको कंसर्न था कि जो मिसाइल बोट्स जब जाएंगे उनको थ्रेट होगा सरफेस शिप से, उनको थ्रेट होगा उनके शोर गन से, बट ज्यादातर थ्रेट होगा उनके एयरफोर्स के हवाई जहाज से। अगर उनको हम कैलकुलेशन से बाहर निकाल पाए तो थोड़ा हमारा थ्रेट कम हो जाएगा। इसलिए एक बहुत अच्छा डिसीजन लिया गया, अनदर वंडरफुल टैक्टिकल डिसीजन, टू गो देयर when the Pakistan Air Force was not able to operate। इसलिए हमने ये फैसला किया कि जब दिन में हम उनके एयरक्राफ्ट के रेंज के बाहर रहेंगे और रात को जाके अटैक करेंगे, और सुबह सनराइज के पहले हम उनके रेंज से बाहर निकलेंगे। हम कराची के पास पहुंचे, क्योंकि वहाँ पर बाहर शिप थे, कोई मर्चेंट शिप थे, छोटे शिप थे, उनको हमने अटैक किया। और वहाँ से फिर हम लोग उसका जो हमारा जो रिट्रीट सिग्नल था, अंगार बोला, तो दैट मीन अटैक खत्म हो गया। हमने रिटर्न मारी और वापस बॉम्बे की तरफ आना शुरू हो गए। कराची बंदरगाह पाकिस्तानी विनाश का नमूना बन गया था। कीमारी तेल डिपो में लगी आग की लपटों को 60 किलोमीटर दूर से देखा जा सकता था। ऑपरेशन खत्म होते ही कमांडर विजय जयरथ ने विजय का संदेश भेज दिया। कराची के तेल डिपो में लगी वो आग 7 दिन और 7 रात तक धधकती रही। अगले दिन भारतीय वायुसेना के विमान कराची के ऊपर से उड़ान भर रहे थे। उन्होंने रिपोर्ट दी कि ऐसा लग रहा है मानो कराची में कोई बॉन फायर हो रहा है। इन हमलों के चलते कराची जोन के 50% से भी अधिक ईंधन क्षमताएं नष्ट हो गई। इससे पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था बुरी तरह प्रभावित हुई और उसका तकरीबन $3 अरब का नुकसान हुआ। जो ऑपरेशंस किया था हमारे जहाज़ों ने, स्पेशली जो किलर स्क्वाड्रन के जो जहाज हैं, वो इतना बेहतरीन था जिसकी वजह से पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब मिला था और कराची हार्बर पूरी तरीके से ध्वस्त हुआ था। उन ऑपरेशंस में एक अलग ही प्रकार का हम लोगों ने कोऑर्डिनेशन किया था, जिसके अंतर्गत न केवल ये छोटे जहाज बल्कि बड़े बड़े जहाज़ों की भी सहायता ली गई थी, और उन दोनों की कोऑर्डिनेशन की वजह से ही हमने एक बेहतरीन परफॉर्मेंस किया था। ऑपरेशन ट्राइडेंट और ऑपरेशन पाइथन, इन 2 ऑपरेशंस की बदौलत भारत ने गल्फ से आने वाले तेल रूट पर पूरी तरह नियंत्रण कर लिया। कराची आने जाने वाला सारा शिपिंग ट्रैफिक रुक गया।
पाकिस्तानी नौसेना के मुख्य युद्धपोत या तो नष्ट हो गए या फिर वो बंदरगाह में ही खड़े रह गए। भारतीय नौसेना ने कराची बंदरगाह पर आंशिक नेवल ब्लॉकेड लगा दिया। वो जो हमारा अटैक हुआ उसके बाद पाकिस्तान की कोई भी किसी किस्म की सामग्री वेस्ट पाकिस्तान से ईस्ट पाकिस्तान जो युद्ध का मेन क्षेत्र था नहीं पहुंच सकी। वेस्टर्न वर्ल्ड से कोई भी किसी किस्म की सहायता, उनको तेल नहीं मिल रहा था, उनको गन बारूद नहीं मिल रहे थे, कुछ नहीं आ रहा था। टोटल इंडियन नेवी हैड कंप्लीट सुपरमेसी। इस हमले से पाकिस्तान इतना घबरा गया कि उसने अपने युद्धपोतों को 2 आदेश दिए। पहला ये कि युद्धपोतों में इतना गोला बारूद रखा ही न जाए कि भारत अगर हमला करे तो उन्हें किसी तरह का नुकसान हो। दूसरा निर्देश ये दिया गया कि युद्धपोत बीच समुद्र में न निकले जब तक कि बहुत ज्यादा जरूरी न हो। इन दोनों आदेशों ने पाकिस्तानी नौसेना का मनोबल चकनाचूर कर दिया। सोवियत उपग्रहों के जरिए कराची के आसपास लड़ी जाने वाली इस लड़ाई के दृश्य सोवियत नौसेना प्रमुख एडमिरल गोर्शकोव के पास पहुंच रहे थे। एडमिरल गोर्शकोव हैरान थे। ये बोट्स रक्षा की भूमिका में तो अव्वल थी, लेकिन इनका निर्माण आक्रमण के लिए हुआ ही नहीं था। ये हैरत अंगेज था। कुछ दिनों के बाद एडमिरल गोर्शकोव मुंबई आए। रशियन नेवी के एडमिरल ऑफ द फ्लीट एडमिरल गोर्शकोव, जो सबसे सीनियर वर्ल्ड में नेवल अफसर कह सकते हो उस टाइम पे, वो बॉम्बे आए देख लोग सीनियर अफसर से बातचीत करने कि हमने कैसे किया, क्या किया। और वो उसने कुछ नहीं पूछा, उसने यही बोला अतलीचना प्याद वालों के यू हैव डन एन एक्सेलेंट जॉब एंड आपको फुल मार्क्स देता हूँ। और सीधा जो अपने साथ आए हुए थे देखने गया डाक में आगे जाके कि कैसे हम लोगों ने इस डिफेंसिव प्लेटफॉर्म को टो करके युद्ध क्षेत्र में लेके गए। इन ऑपरेशंस में सफलता दिलवाने के लिए कोमोडोर बबरू भान यादव और कोमोडोर केपी गोपाल राव को महावीर चक्र से नवाजा गया। लेफ्टिनेंट कमांडर बहादुर नरीमन, इंद्रजीत शर्मा, एमओ थोमाचन, ओम प्रकाश मेहता, एमएम संगल, विजय जयरथ, इन सबको वीर चक्र से सम्मानित किया गया। अब से कुछ ही दिनों पहले 8 दिसंबर 2021 को किला स्क्वाड्रन को उनकी युद्धकालीन भूमिका और गौरवशाली प्रदर्शन के लिए प्रेसिडेंट स्टैंडर्ड पेश किया गया। वर्दी का रंग चाहे जो हो, लेकिन हमारे परम पराक्रमियों के दिलों में तिरंगे के प्रति समर्पण जो कूट कूट कर भरा रहता है, उसी वजह से 1971 के युद्ध जैसी बेमिसाल कहानियां लिखी जाती हैं। 1971 के युद्ध में यह थी नौसेना की विजय गाथा। अभी के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन सैयद मोहसिन और योगेंद्र सिंह के साथ मुझे दीजिए इजाजत। वंदे मातरम।